सरहद पर कशीदगी के बाद थमा गोलीबारी का सिलसिला, मुतासिरीन भी लौटने लगे अपने घर। गोलीबारी की वजह से लोगों में खौफ हिरास का माहौल बराबर तारी। मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीबात का सिलसिला भी जारी। दरगाह हजरत बल में हजारों की इज्जतमंदों ने शब ख्वानी में लिया हिस्सा। और भाजपा पीडीपी गठजोड़ आखिरी मोड़ पर, मुफ्ती मोदी मुलाकात के बाद सरकार का बाज़ाब्ता होगा ऐलान। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है और अभी तक की खबरों के साथ मैं हूं मीरहिलाल हांजुरी। सरहद पर पिछले कई दिनों से जारी कशीदगी के नतीजे में जहां कल एक खातून समेत 2 आम शहरी हलाक हुए, वहीं सरहद पर कल शाम से दोनों अतराफ गोलीबारी थम गई है, जिस दौरान अब सरहद के आसपास रहने वाले लोग भी अपने घरों का रुख करने लगे हैं। तमाम हालिया कशीदगी और इसके नतीजे में अवामी जान माल को हुए नुकसान के पेश नज़र लोगों में अभी भी खौफ हिरास का माहौल है। इस दौरान इंतजामिया ने जिला सांबा और हीरानगर में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी, जबकि लोगों से कहा गया कि वो दौरान फायरिंग अपने घरों से बाहर न निकले। याद रहे कि भारत पाक फौजियों के दरमियान गोलियों के तबादले में जहां दोनों अतराफ अवामी जानो माल को नुकसान पहुंचा, वहीं जम्मू के सांबा और कठुआ में लोगों को बड़े पैमाने पर जानो माल का नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से यहां लोग नकल मकानी पर भी मजबूर हुए थे। जम्मू कश्मीर की सरहद पर 3 दिन वक्फे से चलने वाली गोलाबारी अब रुक गई है। ताहम नए साल के जश्न के साथ शुरू हुई इस गोलाबारी पर सरहद का रहने वाले हर कोई यहाँ यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों मुल्क में जब भी कोई अजीम दिन हो तो सरहद पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। एक रिपोर्ट। तब दिवाली थी जब सरहद पर गोलाबारी शुरू हुई थी, तब ईद की नमाज पढ़ी जा रही थी और सरहद पर गोले चलाए गए थे, और अब नए साल का जश्न था कि इस जश्न में सरहद के आर पार खुशी के पटाखों के बजाय गोलों की गनगर्ज सुनाई दी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हर खुशी के मौके पर मिलन के बजाय नफरत के गोले दागे जाने पर सरहद के आसपास रहने वाले लोग ही शिकार होते हैं, और दोनों मुल्कों के बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग सरहद पर चलाए जा रहे गोलों और गोलियों की खबरें तो बड़े चटखारे लेकर सुनते और पढ़ते हैं, लेकिन सरहद पर रह रहे लोग ही जानते हैं कि गोला क्या होता है, ये क्या करता है, इससे कौन मरता है, इससे क्यों मरता है। दुआ करें कि दोनों देश खुशहाल रहें और दोनों देश आगे बढ़े फूलें, यही हमारी कामना। हम नहीं चाहते कि बॉर्डर पर ऐसा तनाव दोनों देशों की तरफ से हो जिसकी वजह से जनता का माली और जानी नुकसान हो। इसमें कई पशु नुकसान हो गए हैं, दीवारें टूट गई हैं, मकानों के छत, प्लास्टर, खिड़कियां सब टूट गई हैं। 10-15 बंदे बॉर्डर सीमा पे कुछ जान गवा बैठे हैं, कुछ लोग जख्मी हो गए हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, कई गायें और भैंसें नुकसान हो गई हैं, लोग दर-बदर हो रहे हैं, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है रात को, कोई इधर कोई उधर। तो जनता की तो बहुत बुरी हालत है। हम चाहते हैं कि इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए और दोनों देशों को इसके ऊपर विचार करना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ समाज में खुशहाली आए। नए साल की शुरुआत से ही जम्मू कश्मीर की सरहद पर दोनों तरफ से गोलियां और गोले चले। सरहद पर रहने वालों को हिजरत करनी पड़ी। कड़ाके की ठंड में किसी को स्कूल में पनाह लेनी पड़ी तो किसी को सरे राह रात गुजारनी पड़ी। घर का नुकसान हुआ, जान का खतरा बना रहा, और जब गोलीबारी कुछ थमी तब कुछ लोगों ने वापस घरों में जाकर हालात का जायजा लिया।
लेकिन हालात यही थे कि उजड़ गया था गुलिस्तान उनका। 3-4 दिन से तो फायरिंग हुई बहुत ज़्यादा, उससे नुकसान तो हो गया, हमारा बहुत नुकसान भी हुआ है। लेकिन आज रात से बंद है पैर, आज थोड़ी चैन से सोए हैं लोग। गांव तो खाली कर दिया था, लेकिन अभी ठीक है। इस तरह ही रहना चाहिए, हम फिर ही खुश रह सकते हैं। उधर से भागने भूगने को हमारे को जरूरत नहीं, उधर तो क्या सर्दी में जाएंगे, मरना ही ठंड से, फिर सुबह आएंगे। इसलिए हमारे हिंदुस्तान को भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए कि मिलकर फायर बंद कराना चाहिए, इससे हमें लाभ होगा। सरहद पर नकली मकानी करे लोगों को सरकार आर्जी तौर पर दिलासा देगी, थोड़ी बहुत मदद भी करेगी, लेकिन क्या किसी भी मुल्क की सरकार उस फौजी या आम आदमी की जान वापस देगी जो इस गोलीबारी में जान गंवा बैठा है? शायद नहीं। आज रात को तो फायर हुआ नहीं, 4-5 दिन हो गए फायर होते हुए, हम लोग बहुत परेशान थे। तो आज हम आए गांव में, कोई पशु देखने के लिए, बुजुर्ग थे इधर, इसलिए इनका पता लेने आए गए। फिलहाल खतरा तो है हमारे लोगों को, और आज थोड़ी शांति है, यही शांति रहनी चाहिए, इधर के भी और उधर भी। मुल्क में कोई गैर मुल्की शख्सियत आ रही हो तो सरहद पर बसे लोगों के दिल कांपते हैं। कोई बड़ा दिन हो तो लोगों में गोलीबारी का लर्जा रहता है, और लरजते कांपते जिंदगी गुजार रहे सरहद के ये मजबूर लोग दोनों मुल्कों से सिर्फ एक सवाल पूछते रहते हैं, और सवाल यही होता है कि आखिर क्यों और आखिर कब तक। ये तो बात ठीक है कि फायरिंग बंद है कल से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब लोग प्लान कर लेते हैं तो उसके बाद फायरिंग बंद होती है। लोगों को सर्दी में कभी उधर जाना पड़ता है, कभी उधर भागना पड़ता है। अब की बार कुछ घंटों की गोलाबारी तो अब बंद हो चुकी है, लेकिन इस घंटों की गोलाबारी का असर सालों महीनों तो जरूर रहेगा, और सरहद पर रह रहे हर शख्स के दिलो दिमाग पर यह खदशा जरूर है कि ये गोलीबारी दोबारा कब होगी, कब किसी फौजी की उंगली ट्रिगर पर चल पड़ेगी और एक बार फिर आम लोगों को मुसीबत के पहाड़ झेलने पड़ेंगे। सवाल यही है कि दोबारा कब, और इस दोबारा की डर से सरहद का हर शख्स यही दुआ कर रहा होता है कि सरहद पे मेरी ऐ मेरे मालिक कभी कोई नादान तू कुर्बान न कर दे। सनम एजाज, जेके चैनल, दिल्ली। नवपुरा सोपोर में उमर इसहाक मीर नामी नौजवान की लाश एक नदी से बरामद की गई। बताया जाता है कि उमर एक मकामी सरपंच का बेटा था जो कल रात से लापता था। मकतूल के लवाहिकीन का मानना है कि उन्होंने रात भर उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की, ताहम उमर की लाश उन्होंने आज सुबह इलाके में एक नदी में पाई। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मकतूल को नामालूम अफराद ने हमला किया था, ताहम पुलिस स्टेशन में बाज़ाब्ता मामला दर्ज करने के बावजूद पुलिस गुनहगारों को पकड़ने में नाकाम हुई है। सदा रात यह चीज़ वाक़ा शाम पत् 7 आव फोन घर उमर सबस कहें पितर बोय शाम पत् द्राय ाने बराबर अकिस बजन यह कुन सुबह गए बे अपर बाग में ाने यह कल मज तुतमुत दरित जान समझी इन क्या गुनाह कोर्मुत क्या कोर्मुत यह कम तथ त्रोमुत नत कर कल तकरीबन तप 10 चक्कर यप तोतन तत कहें समझी नीवान क्या दलील ब्रो गए वाक़ा एक फिर अमिस लोमुत अम हे पे मट कहें पेशन तम अनजान नफर तो पे कर पुलिस कर वेरिफिकेशन पन्नी जाए तो द्राव न सुराख रात गो बे अचानक शाम ब्रो आव यह घर द्राव बे रवानी वापस तो यु घर द्राव वापस 7:30 आव नह कहें द्राय ान तकरीबन अकिस बजन सोरे महल अकिस बजन कहें आव घर वापस बीठ रात हुशार सुबह द्राय अपर बे अत वो बंडस मज कल मज रोमुत तुलकतरस पे कलस दब अमिस आमुत। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रियासत भर में रूह परवर और बाबरकत तकारीब नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में रात भर शब खाने की तकरीबात आरास्ता हुई, जबकि सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक़द हुई, जहाँ सर्दी के बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद ने रात भर नात ख़्वानी, तौबा इस्तिग़फ़ार, दुरूद आज़कार की रूह परवर महफिलों में दुआएं मांगे और मोए मुक़द्दस के दीदार से फैज़याब हुए। मिलाद की मुनासबत से दरगाह शरीफ हजरत बल समेत शहरोगाम की मस्जिदों, खानकाहों, ज़ियारतगाहों और दीनी दरसगाहों में रात भर शब ख़्वानी की गई, जिसके दौरान हज़ारों अक़ीदतमंदों ने मौलूद ख़्वानी, नात ख़्वानी और दुरूद आज़कार की खुसूसी मजालिस में शिरकत की।
इधर बानिहाल में भी आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूस निकाले गए, जिस दौरान इस्लाम के हक में नारे बुलंद करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर रोशनी डाली गई। यह जुलूस मुख्तलिफ इलाकों से निकले, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस्लाम अपने नबी की मोहब्बत और अज़मत सिखाता है, और नबी की मोहब्बत और अज़मत नबी के नाम पर और नबी की सीरत तैयबा को सुना करके और नबी के नाम पर कुछ वक्त बिता करके हासिल हो सकती है। इसलिए मेरी राय है, गुजारिश है, जो हज़रात इसकी क़ियादत करते हैं इस जुलूस की, अगर वो इसको किसी पुरअमन जगह में, मिसाल के तौर पर यहाँ ईदगाह का एक बहुत वसी इलाका है और इस जगह में कोई हम उधर राजौरी में मदरसा अशफाकिया के एहतमाम से जुलूस मिलाद निकाला गया, जिसमें मदरसा के तालिब इल्मों के अलावा लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। मुफ्ती मोदी रियासत में हुकूमत साजी के लिए पीडीपी और बीजेपी के दरमियान जारी बातचीत में मजीद पेशरफ्त के बतौर दोनों जमातों ने कम अज़ कम मुश्तरका प्रोग्राम तश्कील देने के लिए अपनी अपनी टीमें तश्कील देने का फैसला कर लिया है। टीमों के दरमियान मशावरत के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पीडीपी सरपरस्त आला मुफ्ती मोहम्मद सईद के दरमियान बराह रास्त बातचीत होगी। ज़राए से मालूम हुआ कि इस मकसद की खातिर तमाम ज़रूरी लवाज़मात पूरे कर लिए गए हैं और अगले हफ्ते दोनों पार्टियों के दरमियान बाज़ाब्ता बातचीत का आगाज़ होने वाला है। ज़राए का कहना है कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव अगले हफ्ते श्रीनगर का दौरा करने वाले हैं, जहां वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे, जबकि दोनों पार्टियों की जानिब से जो टीमें बाहमी बातचीत करेंगे उनमें तय पाने वाले उमरात पर बाद में मोदी और मुफ्ती के दरमियान बराह रास्त बातचीत होगी, जिसके बाद हुकूमत साजी के अमल को आखिरी शक्ल दी जाएगी। इधर जम्मू कश्मीर में सरकार बनने पर जहां अभी तलातुम ही जारी हैं, वहीं ज़राए के मुताबिक इस हफ्ते जम्मू कश्मीर की सरकार बन सकती है। रियासत में अगली सरकार किस तरह की होगी, इससे मुतल्लिक मज़ीद जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ डेस्क से हमारे साथी सनम एजाज। देखिए हिलाल, बिल्कुल जम्मू कश्मीर की सरकार के हवाले से जिस तरह लोग उतावले हैं, और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के लोगों ने इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और अब सरकार का इंतज़ार है। और सरकार का इंतज़ार और भी कई मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर पे जो पिछले दिनों सैलाब आया था और उसके बाद डेवलपमेंट का जो काम करना है उसके लिए सरकार का इंतज़ार है। कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा और उसके बाद अभी तक सरकार नहीं है, तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार कब बनेगी, ये सबके लिए सवाल, और इस सवाल का जवाब हमारा न्यूज़ डेस्क दे ही दे रहा है कि 10 तारीख की तारीख हम पक्की कर ही देते हैं। 10 तारीख यानी 10 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में अगली सरकार जो होगी वो बन चुकी होगी। इस हवाले से कई तरह की अटकलियाँ लगाई जा रही थी। कुछ जो सियासी पंडित हैं वो हिलाल ये भी कह रहे थे कि अगली सरकार बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका है, लेकिन उस पर भी अब रोक ही नहीं बल्कि वो मामला भी ख़त्म दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास अगर 25 हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15, तो कुल मिला के 40, 4 की ज़रूरत। और इन 4 में कौन आएगा? सज्जाद लोन के 2 कैंडिडेट्स उनके साथ हैं तो 42 बनते हैं, जम्मू से एक और ले लेते हैं तो 43 बनते हैं। 44 का मामला तो नहीं बनता है, क्योंकि आगा बाकर जो करगिल से इंडिपेंडेंट आए हैं उन्होंने कल मना कर दिया। उन्होंने यही कहा है कि वो मिलेंगे तो बीजेपी के साथ नहीं बल्कि पीडीपी के साथ मिलेंगे। तो यहाँ पे बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का पत्ता तकरीबन इस हवाले से कटता है। तो अब बचा एक ही बात, वो बनती है पीडीपी और बीजेपी। और इस हवाले से पहले ही राजनाथ सिंह के साथ साथ मुफ्ती मोहम्मद सईद की टेलीफोनिक बातचीत हुई है। उसके बाद कल अलके अडवाणी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की दूसरी टेलीफोनिक बातचीत हुई है। कुछ मुद्दे थे उनको सुलझाने की। और मुद्दों की अगर बात करें तो बड़ा मुद्दा जो इस वक्त
है बीजेपी के अंदर नेशनल पीडीपी के साथ, और वो है कि चीफ मिनिस्ट्री वो मान रहे हैं कि हम पीडीपी को दे ही देंगे। मुफ्ती मोहम्मद सईद एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अच्छे चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं, मान रही है बीजेपी। लेकिन अब था होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री का मुद्दा जो है, उस पर कल बातचीत हुई है और इस मुद्दे को फाइनलाइज करने के लिए अब जम्मू कश्मीर की बीजेपी की कोर कमेटी जो है वो कल दिल्ली आ रही है। अमित शाह के साथ उनकी स्पेशल मीटिंग कल 12 बजे दिल्ली में होगी और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन होगा। फाइनल जो होगा कि होम मिनिस्ट्री जम्मू कश्मीर की और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, क्या ये बीजेपी को अपने पास ही रखनी है इसके बदले में, चीफ मिनिस्ट्री के बदले में, और ये कल फाइनलाइज हो जाएगा। फिलहाल जो हमारे सोर्सेज हैं, कंफर्म सोर्स से हमें यही खबर मिली है कि डील फाइनल हो चुकी है। मोदी और मुफ्ती की 8 से 9 तारीख के बीच में फाइनल मुलाकात भी होगी। और उससे पहले जिस तरह की कल हसीब द्राबू और बीजेपी लीडरशिप की गुड़गांव दिल्ली में मुलाकात हुई है, उसके बाद टेलीफोनिक बातचीत अलके अडवाणी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की हुई है, और अब आने वाले कल में जो बीजेपी जो कोर कमेटी है उनकी दिल्ली में मुलाकात होगी अपनी टॉप लीडरशिप के साथ। तो जो हमारे पास इनपुट्स है उसमें हम यही खबर की तस्दीक करना चाहेंगे, हिंदी में कहें तो पुष्टि कर रहे हैं खबर की, कि 10 तारीख तक जम्मू कश्मीर की सरकार बनी जाएगी और अगले चीफ मिनिस्टर जो होंगे वो हमारे ज़रा यही कहेंगे कि इट विल बी ए पीडीपी लेड सरकार। मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर होंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री का सवाल है, ये बीजेपी अपने पास रखना चाहती है, लेकिन इस पर भी पीडीपी को कहीं अड़चन है, क्योंकि डॉक्टर हसीब द्राबू उन्हें जब कैबिनेट में लाने की बात की गई तो वो सिटिंग एमएलए को वहाँ से हराए, मैंडेट नहीं दिया पीडीपी ने, तो उसके बाद उन्हें हसीब द्राबू को बिठाया और बड़ा उन्हें सेटबैक भी हुआ था राजपुरा पुलवामा में हसीब द्राबू की टिकट को लेकर। और मुद्दा तब यही कहा जाता था कि इन्हें आने वाली कैबिनेट जो उसमें फाइनेंस पोर्टफोलियो दिया जाएगा। तो फाइनेंस पोर्टफोलियो के लिए बीजेपी बहुत जोर लगा रखी है और उसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो के लिए। तो 2 पोर्टफोलियोज़ हैं, चीफ मिनिस्ट्री के बदले में शायद पीडीपी ये कुर्बान ही कर दे। तो ये मुद्दा, ये जो सरकार जो है आने वाली, उसके लिए हमारे पास जो कंफर्म सोर्स से खबर मिल रही है, चाहे वो बीजेपी के अंदर क्यों या पीडीपी लीडरशिप से जो हमारी बातचीत हुई है, उससे यही आ रहा है कि 10 तारीख तक, फिलहाल 10 तारीख तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा और 10 में 10 का दम देखा जाएगा। शुक्रिया सनम पूरी जानकारी देने के लिए। आप बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वादी कश्मीर की तरह जहां पुंछ में भी हालिया सैलाब की वजह से अवामी जानो माल को काफ़ी नुकसान पहुंचा, वहीं अब इंतजामिया ने पुंछ के कई इलाकों को रेड जोन करार देकर इन इलाकों में तामीर और मरम्मत के काम पर पाबंदी आयद की है। रेड जोन करार दिए गए इलाकों में लोगों से कहा गया कि वो ना ही तामीर नौ और ना ही अपनी रिहायशी और तजारती ढांचों की मरम्मत करें, बल्कि सरकार ने उनके लिए मुतबादिल ज़मीन का बंदोबस्त किया है। देखिए, 2 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने सेक्शन 133 के तहत जो रेड जोन है, जो रोड बन चुका है, ज़मीन की किस्म ही चेंज हो गई है, उसमें किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या और भी कोई एक्टिविटी ना करने के लिए डीसी साहब ने एक आर्डर निकाला है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुंछ। तो उसमें खसरा नंबर भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए, उनका नक्शा वगैरह तैयार हो रहा है। तो निशानदेही करके हमने वहाँ झंडियाँ लगा दी हैं कि उसके अंदर कोई भी आदमी किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, और जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं उनको रिपेयर के लिए तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो मजहबी किसी मजहब से भी तल्लुक़ रखते हैं, उनको तो फिलहाल कुछ छेड़ नहीं रहे हैं, मगर उनको भी दोबारा आगे कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा जाएगा। तो जहाँ तक कुछ इस्टेब्लिशमेंट हैं उनके लिए नोटिस दे दिया जाएगा कि भाई वो खुद स्ट्रक्चर मूव कर लें। अगर नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट करेगी, अगर तो फिर जो भी खर्चा होगा वो उस पार्टी को देना पड़ेगा। क्योंकि हमने इन लोगों को, जिन लोगों के मकान जो हैं फुली वाश्ड हैं, उन लोगों के लिए हमने प्लाट के लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लिया है, ज़मीन देख लिया है, ज़मीन हमने गवर्नमेंट को लिख दिया, गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिलती है, हम उनको प्रॉपर तरीके से लैंड अलॉट भी कर देंगे। इधर वादी कश्मीर में सर्दी में आई शिद्दत के साथ ही जहां लोग कांगड़ी और गर्म मलबूसात का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं चिले कलान की यकबस्ता रातों और सुबह शाम कड़ाके की ठंड का मुकाबला करने के लिए कश्मीर में बिजली पर चलने वाली कंबल का इस्तेमाल भी खूब किया जा रहा है। श्रीनगर में बिजली पर चलने वाली कंबल के दुकानों में भारी रश के चलते ठंड की शिद्दत और कंबल की ज़रूरत का बेहतर अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
अभी तो आपको भी मालूम ही होगा कि अभी तो चिले कलाम स्टार्ट हो गया है। सर्दी तो बहुत शिद्दत की है क्योंकि यहाँ पे जो फ्लड आ गया था उस वजह से भी यहाँ पे बहुत सर्दी है। और हमारी जो नई डेवलपमेंट है यहाँ पे कश्मीर की जो है, यहाँ पे मेड इन कश्मीर अभी आजकल जो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स चलती है, इनसे हमें बहुत ही कुछ फ़ायदा हो रहा है क्योंकि हम घरों में जाके सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल करते हैं। और पावर की शॉर्टेज की वजह से भी थोड़ा बहुत वो प्रॉब्लम हो रही है इसमें, लेकिन टू सम एक्सटेंट इट इज़ ऑल राइट क्योंकि इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि सभी लोग, बूढ़े बच्चे सभी लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें। पावर कमल इस वक्त जो अभी चल रही है वो बहुत अच्छी है, सुबह शाम और दिन रात में भी, ताकि रात में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि -5 -6 रहता है हर समय। तो इस कारण तो मैं आया हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स लेने के लिए। तो मैं हर साल लेता हूँ, तो इस साल ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो 3-4 ब्लैंकेट्स मुझे लेने थे। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, कहीं नहीं मिल रहे हैं इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स। तो एक नया इधर दुकानदारों का मानना है कि इस साल सख्त सर्दी की वजह से उनका काम भी बढ़ गया है और पिछले साल के मुकाबले में इस साल न सिर्फ ठंड में इजाफा हुआ बल्कि खरीदारी भी बढ़ गई है। और ब्लैंकेट के वजह से इस साल तो हम बेचते हैं, फॉर एग्जांपल पिछले साल हमने फॉर एग्जांपल पर डे हम बेचते थे 40-50, इस साल हम उससे डबल बेच रहे हैं क्योंकि मौसम भी बहुत सर्द है और चिले कलान भी आ गए। बिफोर चिले कलान वी हैव सोल्ड अबाउट पर डे अबाउट 30-40। अब आप देखिए नाज़रीन, के साथ उर्दू खाना बनाने के ये शुमारा अख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान मीरहिलाल हाजिरी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।